Welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi, and today I am going to discuss you about the inertial frame and non-inertial frame, in which I will discuss the following topics. What are these topics? Firstly, I will discuss about the position and event, and also I will discuss about the frame of reference. I will also discuss about the absolute frame. What is the absolute frame? Types of frame of references. What is the inertial frame of references and what is the non-inertial frame of references? And we will also discuss about the inertial frame of reference in term of relative frame and non-inertial frame of reference in term of relative frame. So these are the topics which I will cover in my today video lecture. So firstly, I will go with the start with the position and event. So what is the position? So position की अगर हम बात करें तो the position of any particle or of any object is described by the coordinate system. That is always described by the coordinate system, and this is also known as this coordinate system is also known as the frame of reference, and also say that system of references. So coordinate system के बारे में तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बेसिकली हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 2 डायमेंशनल होता है या फिर 3 डायमेंशनल होता है. कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमारे कई टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जा रही है दैट इज़ बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करी जा रही है. तो किस तरीके से हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू. सो हियर वी हैव टेकन अ पॉइंट P एंड लेट्स टेक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितने क्या है हमारे 2,3. तो 2,3 होने का मीन्स ये है कि ये x में कितने यूनिट्स चल रहा है, x एक्सिस में 2 यूनिट्स एंड y एक्सिस में कितने यूनिट्स हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये दैट इज़ 3 यूनिट. सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P. So this position vector will be described by, and which can be described by vector r is equals to 2 I cap plus 3 j cap. I क्या है, j क्या है? I is the direction along the x axis and j is the direction along the y axis. So कहीं कहीं पर अदर बुक्स में या बहुत सारी अलग अलग बुक्स में x यहाँ पर I की जगह पर x कैप ले करके डिस्क्राइब करते हैं एंड y की j की जगह पर y कैप ले करके डिस्क्राइब करते हैं. तो इन सब का मीनिंग सेम है बिकॉज I कैप एंड j कैप इज़ द यूनिट वेक्टर्स. तो ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं. दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन मेथड. सो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. सो बेसिकली व्हाट आर दीज आर दी यूनिट वेक्टर्स. सो ये हमारा पोजीशन हो गया और पोजीशन वेक्टर हो गया इन 2 डायमेंशनल वेक्टर. 3 डायमेंशन में अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशन में हमने यहाँ पर इसी पॉइंट P के अब 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हो जाएंगे. लाइक हमने मान लिया 2, 3 एंड 4. अब 2, 3 एंड 4 हो गए. दिस इज़ द x एक्सिस, दिस इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज़ द z एक्सिस. सो अब इसका पोजीशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 z कैप. सो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर. सो ये हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, इवन हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स में भी वहाँ पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखा है. बट वहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, बट 11th या 12th की क्लासेस में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है. सो बेसिकली व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? द कोऑर्डिनेट सिस्टम is known as the frame of reference. What is the coordinate system? X, Y, Z. And which are the coordinate system? Cartesian coordinate.
Okay, so this coordinate system describes the position of any particle. So this is about the position, and now come to the next is what is event. So event is basically related to any event. हमारी लाइफ में जो भी इवेंट होता है दैट इज़ डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पोजीशन. वो इवेंट एक हमारा पर्टिकुलर पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, और उस पोजीशन के साथ में एक चीज़ और होती है, वो है टाइम. वो है टाइम. तो जब भी हम कभी भी पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में कोई इवेंट की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लास्ट ईयर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी टाइम. हमने आज की डेट में पार्टी किया था. तो वहाँ पर पार्टी का मीनिंग क्या है? बेसिकली हमने वहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस पर जो है वहाँ पर एक्टिविटीज़ करी थी. तो बेसिकली इवेंट जो है दैट इज़ कॉम्बिनेशन, और वी कैन से पोजीशन इज़ दी इवेंट इज़ द पोजीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. तो जब भी हम इवेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन एंड टाइम ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग. सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एब्सोल्यूट स्पेस में. सो व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट स्पेस? सो एब्सोल्यूट स्पेस बेसिकली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर. एक ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स के और पार्टिकल्स के मोशन को और पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकें. सो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर तो सिंपली डिस्क्रिप्शन दे दिया है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट स्पेस. सो अगर हम देखें यहाँ पर एब्सोल्यूट स्पेस, तो क्या है एब्सोल्यूट स्पेस? एब्सोल्यूट स्पेस इज आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच एवरी मोशन एंड पोजीशन शुड बी मेजर्ड. बट एक्चुअल में अगर हमको इसको डेप्थ में समझना है तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट स्पेस? बिकॉज अगर हम इस अर्थ की बात करें या इस यूनिवर्स की बात करें तो नथिंग इज़ एट ए रेस्ट ऑफ पोजीशन. ये बात हमें पता है. अगर एज अ एग्ज़ाम्पल हमें इसको समझना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पर एक इंसान को हमने यहाँ पर क्या किया, या यहाँ पर ये माना कि ये एक इंसान खड़ा हुआ है. ओके, बट दिस मैन इज़ अ रेस्ट ऑफ पोजीशन, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. बट अगर हम इसको और डीपली ऑब्जर्व करें तो हमें पता है अर्थ इज़ रोटेट about its own axis. Rotate earth rotate about its axis. एक तो मोशन ये हो गया, एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड दी सन. तो उस कंडीशन के हिसाब से तो नथिंग इज स्टैटिक और रेस्ट ऑफ पोजीशन. सो इसीलिए यहाँ पर बात करी जा रही है कि अगर हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढ लें या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बना लें जिसके रिस्पेक्ट में हम सारे के सारे मोशंस को हम या पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकें. इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए. माइकलसन मोर्ले का भी एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में भी ये जो है वो ईथर मीडियम के अकॉर्डिंग में या ईथर मीडियम के रिस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई थी. बट दैट एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी सक्सीडेड. ओके, सो अब ये जो एब्सोल्यूट स्पेस की बात यहाँ पर की जा रही है, सो नाउ दिस इज़ बेसिकली अ हाइपोथेटिकल स्पेस. क्योंकि अब हम लोग जब भी रिलेटिविटी में मोशंस या पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उस मोशन या पोजीशन में हम लोग जिस समय ऑब्जर्वर किसी के मोशन या पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस समय वो ऑब्जर्वर रेस्ट ऑफ पोजीशन पर मान लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैसे समझा जाए कि ऑब्जर्वर कैसे रेस्ट ऑफ पोजीशन पे मान लिया जाएगा? तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में है. वो एग्जांपल है बाइक्स का. अगर हम बाइक चलाते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग बाइक चलाते हैं, और उसमें हम लोगों ने या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक व्हीकल हमारा ये ए है, एक व्हीकल हमारा ये ए है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है,
ठीक है, और एक व्हीकल हमारा ये है, दिस इज़ व्हीकल ए एंड दिस इज़ व्हीकल बी। इस पे हमारा एक इंसान या एक आदमी हमने यहाँ पर और बैठा दिया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर इस व्हीकल के में कि अगर ए वाला हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, सो इस कंडीशन में ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट ऑफ पोजीशन पे मान लिया जाएगा, बट एक्चुअल में ये रेस्ट ऑफ पोजीशन पे है नहीं, दोनों ही जो है वो अपनी ओन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मान लिया ये जो हमारा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और ये वाला जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। सो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या दिखेगा कि ये बाइक बी जो है वो ए से, हमें नहीं, इस जो ए वाला ऑब्जर्व करेगा वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि बी वाला जो है वो उससे आगे की तरफ जा रहा है। तो जब ये ऑब्जर्व करेगा, इन दैट केस that observer will be rest of position, that will consider or that will be considered at a rest of position. Okay, so ये एब्सोल्यूट स्पेस के बारे में हमने डिस्कशन किया यहाँ पर। सो नाउ कम टू द फ्रेम, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। What are the types of frame of references? So there are two types of frame of reference. One is inertial frame of reference and another is non-inertial frame of reference. So inertial and non-inertial frame of reference तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। So what is the inertial frame of reference? Basically those frame of reference which obey the Newton first and second law. Those frame of reference which obey the Newton first and second law. यहाँ पर हमको बेसिकली इसी पॉइंट को समझना है। एंड दीज आर दी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम। सो व्हाई वी आर सेइंग अनएक्सेलरेटेड? बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। सो इसके लिए यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम बॉडी डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। सो सेकेंड लॉ हमारा क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, and here for inertial frame external force will be 0, F will be 0. So now when you will put F is equal to 0 then in this equation first, so what you can write? ma is equal to 0. So now a is equal to 0. A is equal to 0 means frame is unaccelerated. A is equal to 0 means we can say that d2r by dt2 is equal to 0 means velocity is constant. इसको हम आगे देखेंगे भी यहाँ पर। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें d2r बाई dt2 इज इक्वल टू 0, सो हम यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? dr बाई dt इज इक्वल टू 0, सॉरी कांस्टेंट। सो इस केस में वी कैन से दैट v इज कांस्टेंट। तो फॉर इनर्शियल फ्रेम द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम इज कांस्टेंट। और यहाँ पर हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो हमारा कौन सा डिस्क्रिप्शन है? दैट डिस्क्रिप्शन इज इन द कंपोनेंट फॉर्म। सो दिस इज द along the x-axis acceleration d2x by dt2 is equal to 0. This is the acceleration component along the y-axis, d2y upon dt2 is equal to 0, and this is the acceleration along the z-axis. So यहाँ पर z होना चाहिए हमारा, तो d2z upon dt2 is equal to 0. I think this must has been clear to you. So this is about the inertial frame of reference. Now we will discuss inertial frame of reference in term of relative frame. So relative frame में basically हम लोग यहाँ पर दो फ्रेम लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर दो फ्रेम? So let us consider two frame S and S dash, two frame S and S dash. Frame S dash is moving with constant velocity v relative to frame S, okay, and the frame coincide, then the two frame, the position vector of any particle at any instant will be same. इसका मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब दोनों का कोइंसाइड हो रहा है तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन पे कैसे दिखाएंगे? तो इसको डिस्क्रिप्शन पे दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसको VT से डिनोट करेंगे, ये टर्म हमारा जो है, क्योंकि ये हमारा
एक फ्रेम S है, एक फ्रेम S डैश है, इसमें एक पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P पर हमने मान लिया कि एक इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेंट हो रहा है। अब इस इवेंट हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x, y, z एंड टाइम t। किसके लिए? फ्रेम S के लिए। फ्रेम S डैश के लिए क्या हो जाएगा? x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखो ध्यान से अगर देखें तो फ्रेम S के लिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर r है, और फ्रेम S डैश के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो r डैश है, और दोनों फ्रेम के बीच का जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं दैट इज़ दी VT। VT हम कहाँ से लाए हैं? फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बचपन में ही 6th 7th 8th में, V इज इक्वल्स टू S बाई टी, सो S इज इक्वल टू VT। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर आ गया। सो अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के फॉर्म में? इसके लिए हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का मेथड अप्लाई करें। तो ध्यान से देखें तो एक वेक्टर R हमारा ये है, और एक वेक्टर R हमारा ये है, R डैश, और एक वेक्टर जो है वो हमारा कौन सा है? इन दोनों फ्रेम को मिलाने वाला, वो कौन सा वेक्टर है? VT। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा वेक्टर एडिशन लॉ लग रहा है। दिस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो ट्रायंगल मेथड के वेक्टर एडिशन ट्रायंगल मेथड अप्लाई करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R डैश प्लस VT। लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी किया हुआ है। देखो वेक्टर R इज इक्वल टू OO डैश इज इक्वल टू R डैश प्लस R डैश। अब OO डैश को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर OO डैश को हम VT लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ VT लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया? डिफरेंशिएट दी अबव इक्वेशन। जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? dr बाई dt। इधर t का इंटीग्रेशन 1, तो यहाँ बचेगा v, और यहाँ पर आ जाएगा dr डैश बाई dt। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा? d2r बाई dt2 इज इक्वल टू दिस टर्म विल बी 0, बिकॉज यहाँ पर तो कांस्टेंट आ गया है vt के साथ में। कांस्टेंट क्या है? 1। और dr डैश बाई dt ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? d2r डैश बाई dt2। तो इसका मीनिंग क्या है? दिस इज द एक्सीलरेशन इन फ्रेम S एंड दिस इज द एक्सीलरेशन इन फ्रेम S डैश। तो ये दोनों बराबर एक्सीलरेशन को फील कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। सो दिस इज द description of inertial frame of reference with respect to relative frame. Okay, now come to the next. What is the non-inertial frame? So non-inertial frame तो just हमारा opposite हो जाएगा, those frame of reference which do not follow or does not hold the Newton's law of inertia. Newton law of inertia वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डज नॉट ओबे दी न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डज नॉट ओबे दी और डज नॉट होल्ड दी न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। सो हमारा डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो बट सबका मीनिंग क्या है कि दैट डज नॉट होल्ड दी न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। सो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया तो हमारा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऑल द एक्सीलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम आर दी नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जितने भी रोटेटिंग फ्रेम्स आते हैं वो सारे के सारे रोटेटिंग फ्रेम्स हमारे कैसे होते हैं? नॉन इनर्शियल की कंडीशन में आते हैं। बट नॉन इनर्शियल की कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारा इनर्शियल फ्रेम जो होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू ma को फॉलो करता है। बट नॉन इनर्शियल की कंडीशन में जो हमारा यहाँ पर F इज इक्वल टू ma है वो फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। मीन्स जो इनर्शियल के रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स है वो हमारा इसमें फॉलो नहीं होगा। ओके, एंड
अगर हम बात करें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो पार्टिकल पर हमारा लगता नहीं है, ये हमने अभी तक तो डिस्कशन किया ही नहीं है किसी में भी कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, चाहे वो हमारा इनर्शियल फ्रेम हो चाहे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। तो फिर क्या कंडीशन अप्लाई होगी जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन तो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर बॉडी जो है वो सेल्फ एक्सीलरेट करती है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और सेल्फ एक्सीलरेशन जो हमारा जनरेट होता है वो एक अपीयरेंस फोर्स को भी जन्म देता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, या एक अपीयरेंस फोर्स भी जनरेट करता है, जैसे हम क्या कहते हैं स्यूडो फोर्स और फिक्टिटियस फोर्स। ये फोर्स हमारा बेसिकली डिपेंड कैसे करेगा, F इज इक्वल टू एम ए पर डिपेंड करता है। ओके, F इज इक्वल्स टू एम ए नॉट। अब इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए इसको रिलेटिव फ्रेम में जब हम देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव फ्रेम लिया, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर एक पॉइंट P हमने लिया और इस पॉइंट P पर हमने एक इवेंट को कंसीडर किया। दीज आर दी टू फ्रेम S एंड S डैश। फ्रेम S डैश इज़ एक्सीलरेटेड। तो अब जब एक्सीलरेटेड है तो ये डिस्टेंस हमारी VT नहीं रहेगी, अब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, हाफ AT स्क्वायर। और ये हाफ AT स्क्वायर कहाँ से आ रही है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी फ्रेम की, सो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस हमारी क्या बन जाएगी, हाफ AT स्क्वायर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हाफ AT स्क्वायर लिया। और जब इसको वेक्टर एडिशन मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, RI इज इक्वल टू RN प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन A नॉट कंसीडर किया हुआ है तो हमने यहाँ पर A नॉट कर दिया। हाँ, अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट में कि व्हाट इज़ दी RI एंड RN। तो RI इज़ दी इनर्शियल फ्रेम को डिस्क्राइब कर रहा है एंड RN इज़ डिस्क्राइबिंग दी नॉन इनर्शियल। तो जब नॉन इनर्शियल की कंडीशन आती है तो यहाँ पर दोनों फ्रेम हमारे नॉन एक्सीलरेटेड नहीं होते हैं, एक फ्रेम एक्सीलरेटेड होता है, दूसरा तो ऑब्जर्वर है विच इज़ एट ए रेस्ट ऑफ पोजीशन। और जब वो रेस्ट ऑफ पोजीशन है तो मीन्स उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। इट मीन्स ये ऑब्जर्वर हमेशा जो होगा वो ऑब्जर्वर कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, दैट विल बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसीलिए यहाँ पर हम RI ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, दिस इज़ द नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पर हमने RN ले लिया। तो आई थिंक ये फार्मूला हाँ क्लियर हो गया होगा। सो इस फार्मूले से ही आगे हम लोग और सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं ज़रा। सो कंसीडर में हमारा क्या आता है, यहाँ पर वही RI इज इक्वल्स टू RN हाफ AT स्क्वायर। आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो DRI बाई DT इज इक्वल्स टू DRN बाई DT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं D2RI अपॉन DT2 इज इक्वल्स टू D2RN अपॉन DT2 प्लस A नॉट। सो इसका मीनिंग ये है, दिस इज़ द एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज़ द एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S डैश। सो ओवरऑल रिजल्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉन इनर्शियल जो एक्सीलरेशन है वो नॉन इनर्शियल एक्सीलरेशन एग्जैक्टली कितना आ रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सीलरेशन हमारा एक जनरेट हो रहा है वो जो फ्रेम S डैश का एक्सीलरेशन है उसके डिफरेंस के इक्वल में होगा। इसको और डिस्क्रिप्शन के लिए क्या किया, और डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर हमने m का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही हमारा फोर्स हो गया इनर्शियल फ्रेम के लिए। दिस इज़ द फोर्स फॉर फ्रेम S डैश ड्यू टू एक्सीलरेशन A नॉट एंड दिस इज़ द फोर्स फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो इससे ये बात समझ में आती है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फिक्टिटियस फोर्स हमारा लगता है ऑब्जेक्ट में इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग दी अपोजिट डायरेक्शन। बट नेट की बात करेंगे तो ये दोनों फोर्स हमारे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, FI प्लस F नॉट इज इक्वल्स टू FN।
तो ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, सेल्फ एक्सेलरेशन होता है, बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, उस केस में एक फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई होता है। बॉडी तो आगे की तरफ मूव करती है ऑब्जेक्ट, बट जो फोर्स है वो पीछे की तरफ अप्लाई होता है। और वो फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है? नॉन इनर्शियल फोर्स। और किसके इक्वल में होता है? दैट इज़ द इक्वल्स टू Fi और F0. So I think this has been clear to all of you. So if you like video, so please like and subscribe, and for detailed content please visit to physicsvidyapeeth.com. Okay, thanks, bye bye.